नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सामाजिक सौहार्द के बिना समाज की नई रचना मुमकिन नहीं है। मंगलवार को पुणे में सामाजिक नवाचार और सौहार्द पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि नए विचारों के लिए उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सामाजिक विविधता का सम्मान किया जाना जरूरी है। उन्होंने सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समरसता, बराबरी का दर्जा, न्याय और सशक्तिकरण को जरूरी बताया और कहा कि सामाजिक आविष्कार सीधे तौर पर सौहार्द और आजादी से जुड़ा हुआ है तथा स्थिरता और सुरक्षा को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को मद्देनजर रखते हुए ही संविधान में कमजोर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में सामाजिक नवाचार की परंपरा रही है, लेकिन वैश्विक सूची में 141 देशों में भारत 81वें स्थान पर है। उन्होंने बेहतर सामाजिक माहौल और वैज्ञानिक मिजाज पर जोर देते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों में नई तकनीक को बढ़ावा देने से कारोबार में आसानी और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए शोध में निवेश जरूरी है और बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार कुलदीप नैय्यर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, CSTS के भारतीय भाषा कार्यक्रम निदेशक प्रोफेसर अभय कुमार दुबे और RSS से जुड़े विचारक देश रतन निगम। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं पुरुषोत्तम जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति ने जो ये पुणे में एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए सब बातें कही हैं, इन बातों को वे तथा राष्ट्रपति लगातार दोहराते रहे हैं और बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखे बिना हम किसी तरह का विकास नहीं कर सकते। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक ऐसी बात है जिसे बार बार कहने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन अपने देश में पिछले कुछ समय से जिस तरह का वातावरण बना हुआ है और जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसमें ये सचमुच अजीब लगता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ये बात बार याद दिलानी पड़े। और ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कुर्बान अली साहब कि अगर आप चाहे विज्ञान में, चाहे सोशल साइंसेस में, चाहे किसी में भी, अब जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वहां होने वाले काम का स्तर क्या है जी। और इससे एक बात जो उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। देखिए, हमारा देश कई धरातलों पर विविधताओं और बहुलताओं का देश है। भाषा, धर्म, संस्कृतियां, विकास के स्तर, कई स्तर पर हमारे यहाँ विविधता है और इस विविधता के प्रति संवेदनशील हुए बिना हमारा एकेडमिक जगत, हमारा सरकारी तंत्र और हमारा पूरा समाज तंत्र, ठीक, नवाचार और आविष्कार की तो बात छोड़िए, वो चल भी नहीं सकता। और ये बात उपराष्ट्रपति जी ने याद दिलाई है, इस समय याद दिलाई है, इसके लिए हमें उनका असल में आभारी होना चाहिए। अभय कुमार दुबे साहब, आप किस रूप में देखते हैं उपराष्ट्रपति के इस भाषण को और जिन चीजों को उन्होंने रेखांकित किया है, खास करके अंडरलाइन किया है? देखिए, उपराष्ट्रपति ने जो कहा है उसकी हर बात से सहमत तुरंत हो जाना चाहिए हम सभी को जी। लेकिन समस्या ये है कि जब ये बातें जो कि तकनीकी रूप से बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट हैं, जब ये बातें व्यवहारिक राजनीति में संसाधित होती हैं, व्यवहारिक राजनीति की दुनिया में जो प्रोसेस होती हैं, तब इन बातों का विभिन्न राजनीतिक शक्तियां अपने अपने हिसाब से मतलब निकालती हैं। मतलब जैसे कि भारत एक बहुलतावादी देश है, भारत एक सामासिक सिंक्रेटिक कल्चर है भारत के अंदर। तो अब सवाल ये उठता है व्यवहारिक राजनीति में कि भारत में बहुलता रहेगी, सिंक्रेटिज्म रहेगा, लेकिन इन सब के ऊपर चौधराहट किसकी होगी, वर्चस्व किसका होगा? आखिरकार बहुलता रहेगी, सामाजिक सौहार्द रहेगा, रहना चाहिए, बिना उसके विकास नहीं हो सकता, बिना उसके राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, लेकिन इस सामाजिक सौहार्द के ऊपर किसका वर्चस्व रहेगा? और हम जानते हैं कि हेजीमनी क्या चीज होती है, वर्चस्व क्या होता है जी। तो ये एक ऐसी समस्या है, व्यवहारिक राजनीति में आके इन सब चीजों के मतलब बदल जाते हैं। चाहे राष्ट्रपति बार बार कहे, चाहे उपराष्ट्रपति बार बार कहें, लेकिन व्यवहारिक राजनीति उन बातों को उस भावना के साथ कभी ग्रहण नहीं करती जिस भावना के साथ ये बातें राष्ट्रीय मंचों से कही जाती हैं। ठीक, प्रधानमंत्री को भी इन बातों कहने में कोई असुविधा नहीं है जी। वो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि दादा मुखर्जी ने जो बातें कही हैं
उन बातों में ध्यान देना चाहिए, और उन्होंने बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए कहा भी था। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि व्यवहारिक राजनीति जब होती है तब इन सब बातों को अंदर से उलट दिया जाता है। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में। देशरतन निगम साहब, जो अभी उपराष्ट्रपति की बातों को मैंने यहां रखा और जो पुरुषोत्तम जी और अभय जी ने कहा, उससे आप कहीं पूरी तरह से समर्थन करते हैं या उससे कहीं अलग भी हैं? देखिए, समर्थन तो मैं करता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिना सौहार्द के कोई भी राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता, ये बात उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कही है। और जो सोशल इनोवेशन की उन्होंने जो बात करी है, जिसे आप नवाचार कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। और नवाचार से ही नए आइडियाज आते हैं लोगों के दिमाग में, और जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनसे आदमी दूर हटता है। इस विषय को उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। तो मैं समझता हूं इस बात में कुछ न राजनीति का ऐसा कोई विषय नहीं है, ना इस पे राजनीति होनी चाहिए जी। और उपराष्ट्रपति जी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाई है इस वक्तव्य के साथ। ठीक, आदित्य मुखर्जी साहब, उपराष्ट्रपति ने अपने इस भाषण में जहां सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी की बात कही है, वहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट और सोशल हार्मनी पे भी बहुत जोर दिया है। क्या आजादी के लगभग 70 वर्ष बाद भी हमें ये बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि हम उन परंपराओं या उन विचारधाराओं की तरफ ना जाएं जो हमें पीछे ले जाती हैं, बल्कि हम वैज्ञानिक तरीके से सोचें? बिल्कुल जरूरत है, नहीं तो ये बार बार क्यों दोहराया जा रहा है। प्रेसिडेंट ने 3 बार ही कह दिया, वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कह दिया, अब चारों तरफ से लोग क्यों कह रहे हैं, विदेश में भी कह रहे हैं, क्योंकि ये खतरा सामने नजर आता है। और एक इससे ये जो जिस चीज को हमें ये याद दिला रहे हैं, एज अ हिस्टोरियन, इतिहासकार के हिसाब से इसको हमको ध्यान देना चाहिए। इस चीज पे अमर्त्य सेन ने भी हमारी नजर डाली थी कि जो भी ब्रेक थ्रूज हमारे इतिहास में हुआ है, चाहे वो विज्ञान में हुआ है, चाहे वो गणित में हुआ है, और बहुत कुछ हुआ है, भारत में बड़े सारे ब्रेक थ्रूज किए, सारे उस टाइम पे हुए हैं जबकि एक ओपननेस रहा हुआ है, जबकि रूढ़िवाद बिल्कुल दबा हुआ था और दुनिया भर के लिए ओपननेस था। तो ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाहे किसी भी किस्म का अगर ब्रेक थ्रू करना है, अपने साइंस में हो, चाहे सोशल साइंस में हो, चाहे किसी में भी हो, कंप्लीट ओपननेस। और जो आप कह रहे थे कि भाई किसी की हेजीमनी अगर हो तो वहां पे तो नहीं हो सकता। हेजीमनी सिर्फ इसी चीज की हो सकती है भारतवर्ष में, विविधता की। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की अगर हेजीमनी रहे तब तो आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग तो दबा दिए जाएंगे, वो तो सोचने की उनको टाइम कहाँ होगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मैं आऊंगा आपके पास में पत्रकार कुलदीप नैयर साहब भी जुड़ गए। कुलदीप साहब, आपने सुना उपराष्ट्रपति ने जिन बातों को अपनी भाषण में कहा है, उन्होंने बार बार देश में सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता और जो डाइवर्सिटी है उसको रेखांकित किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं। अगर ये गुलदस्ता बिखर जाए, मतलब खोल देंगे तो फूल भी गिर जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में, जैसे शुरू से काफी अब सालों से, गांधी जी के वक्त से, नेहरू जी के वक्त से, ये कि भाई जो हमारी अपनी अपनी डाइवर्सिटी या अपना अपना आइडेंटिटी है वो तो रहे, और हर जगह पे मजहब को नहीं, धर्म को लाने की जरूरत नहीं, लेकिन डाइवर्सिटी रहे और एक अपनी पहचान हो, दैट्स ऑल। लेकिन ये कि आजकल जो एक धर्म और ये पॉलिटिक्स इकट्ठा हो रहा है, उससे बहुत नुकसान देश को हो रहा है। और जो देश का आइडिया था, जब मुझे याद है कि आजादी के दिनों में जब हम सब लड़े, तो मैं तो स्टूडेंट था उस वक्त भी, और लेकिन उस वक्त यही था कि भाई कल जब हिंदुस्तान बनाएंगे नया, तो एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जिसमें कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब बराबर होंगे। और इसी हिसाब से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो यही किया। अब देखिए ना कि हिंदुस्तान में, चाहे हमें पता था कि पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने उस वक्त भी कहा था कि जो देश बनाएंगे वो एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर होगा। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास में। जी देशरतन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, जो उपराष्ट्रपति जी ने बोला, वो इनोवेशन पे ज्यादा ध्यान दिया है, बजाय कि
सौहार्द, देखिए इनोवेशन जब भी होगा और कहीं पे भी होगा वहां पीसफुल एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है जी, और उसी चीज को उन्होंने एम्फेसाइज किया है जी। कोई भी इनोवेशन चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे सोशल हो, उसके लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर की जरूरत है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी बोलता है और हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बोली, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने बोला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बोला है, तो बड़ा होलिस्टिक अप्रोच उन्होंने लिया है। उन्होंने कोई किसी राजनीति की तरफ, जैसा कुछ हमारे साथ के वक्ता बोल रहे हैं, उन्होंने इस किसी राजनीति की तरफ। आपको लगता है कि जो माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है पिछले 2-3 महीनों में खास करके, देखिए ये बहुत कंडीसिव है? देखिए बनाया गया था, बिहार के इलेक्शन होते ही वो शांत हो गया। अच्छा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ठीक है। पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हमने पंडित नेहरू की 125वीं वर्षगांठ पूरी की है, 125 साल उनके अस्तित्व के पूरे किए हैं, और उस मौके पर भी देश के गृहमंत्री ने जो बयान दिया वो उनकी तारीफों के पुल बांधने वाला था। और जो पंडित नेहरू की सोच थी, खास करके साइंटिफिक टेम्परामेंट पे जो उन्होंने जोर दिया, और जिस तरह से संस्थाएं बनाई, IIT हो, IIM हो, उस समय उस वक्त में यही था, जो बड़े बांध बन रहे थे और जो बड़े औद्योगिक कारखाने बन रहे थे। क्या आपको लगता है कि कहीं हम उस सोच से पीछे हट रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पंडित नेहरू को लेकर के कुछ लोगों को एक तरह की चिढ़ जो है वो लगभग जन्मजात जैसी चिढ़ है। अब आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने पंडित नेहरू की प्रशंसा की, एक पॉलिटिकल पार्टी ने पंडित नेहरू की निंदा करते हुए डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की है जी, ये भी सच्चाई है। दूसरी ओर एक स्थिति ये भी है कि इस देश में जो कुछ बुरा हुआ उसके लिए पंडित नेहरू ही जिम्मेवार है, जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए कोई और जिम्मेवार है। स्वर्ग से कोई लोग आ गए होंगे अच्छा करने को, जो बुरा हुआ वो सब उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेवार है। तो इस तरह की बातों से बात नहीं बनती है। पंडित नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब आप एक ऐतिहासिक भूमिका निभाते हैं तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं, कुछ उपलब्धियां होती हैं, उस पर एक विवेकपूर्ण और संतुलित आकलन करना एक चीज होती है, और किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके उसकी प्रतिमा को ध्वस्त कर लेने को अपना लक्ष्य बना लेना, इसके पीछे एक राजनीति होती है, और उस राजनीति की चर्चा किए बिना किसी बात को नहीं समझा जा सकता। जहां तक उपराष्ट्रपति जी के संबोधन का सवाल है, आप ध्यान दीजिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा निगम साहब ने कि उसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन उन बहुत सारी बातों में एक, जिसको कहते हैं ना कि एक प्रतिमान है, एक प्रस्थान बिंदु है, और वो प्रस्थान बिंदु है समाज में सुरक्षा का बोध, डायवर्सिटी का सम्मान, जो कि हमारे यहाँ नवोन्मेष को, नवाचार को और आविष्कार को संभव करे। अब ये बहुत जरूरी है। आप देश के एक बड़े ही सम्मानित संगठन से जुड़े हैं, जिसमें तमाम तरह के अध्ययन होते हैं, और वो देश को दिशा भी देते हैं और बताते भी हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिसकी तरफ निगम साहब ने भी इशारा किया और राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इन बातों को कहा है, क्या जो सिलसिला चल रहा है अभी, ट्रेडिशनल तरीका, जो पारंपरिक तरीका, उसी को रखने की जरूरत है, या उसमें किसी तरह के बदलाव को भी आप देखते हैं? देखिए, जब वो सामाजिक नवाचार की बात कहते हैं जी, तो इसको तुरंत समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिरकार किस तरह के सामाजिक नवाचार की तरफ वो इशारा कर रहे हैं जी। अगर वो वैज्ञानिक नवाचार की बात कहते, अगर वो प्रौद्योगिक नवाचार की बात कहते, तो उनकी बात को ज्यादा आसानी समझा जा सकता है। बेहतर होता तो इसके ऊपर वो ज्यादा प्रकाश डालते कि सामाजिक नवाचार से उनका तात्पर्य क्या है जी। दूसरी बात, उन्होंने उच्च शिक्षा के संस्थान और खोलने की बात कही और उच्च शिक्षा पर जोर दिया। मुझे ये तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन भारत में जो प्राथमिक शिक्षा की दुर्गति है उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, उसका कोई भी जिक्र नहीं करता, उपराष्ट्रपति भी जिक्र नहीं करते, हम सब लोग भी उसका जिक्र नहीं करते। भारत की प्राथमिक शिक्षा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है या वो बाजार के हाथों में जा चुकी है, और जब प्राथमिक शिक्षा ही बर्बाद हो जाएगी तो उच्च शिक्षा के संस्थान खोल के आप क्या करेंगे? आज स्थिति यह है कि हमारी संस्था में इसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, जब हम लोग नई नियुक्तियां करने के लिए बैठते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़ के पीएचडी कर येल से कौन आ रहा है, ऑक्सफोर्ड से कौन आ रहा है, कैम्ब्रिज से कौन आ रहा है, हार्वर्ड से कौन आ रहा है, इसके ऊपर ज्यादा जोर होता है। भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर जो पीएचडी करके लोग आते हैं, यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अग्रवाल बैठे हुए हैं, ये सब मेरी बात की मुझे यकीन है तस्दीक करेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालयों से जो पीएचडी करके आते हैं उनकी बहुत बुरी हालत होती है। तो प्राथमिक शिक्षा का पूरी तरह कबाड़ा हो चुका है, इसकी वजह से उस शिक्षा का भी कबाड़ा हो गया है, और बाजार का इतना, जो पहले केंद्र में, शिक्षा केंद्र में पेडागोजी हुआ करती थी,
आज व्यवसायिक लाभ है, व्यवसायिक मुनाफा है, इसकी वजह से पूरी तरह सत्यानाश हो चुका है शिक्षा का। आदित्य मुखर्जी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की उपराष्ट्रपति ने बात की है और जिसकी तरफ अभी अभय कुमार दुबे साहब इशारा कर रहे हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमें उस नीति को कहीं बदलने की जरूरत है, दोबारा से उस पर नजरसानी करने की जरूरत है? देखिए, आपने उच्च शिक्षा की बात आपने साइंटिफिक टेम्पर के कॉन्टेक्स्ट में रेज किया था जी। ये उच्च शिक्षा तो बगैर साइंटिफिक टेम्पर के हो ही नहीं सकता, और उसमें तो जबरदस्त एक चैलेंज आ चुका है। जैसे नेहरू जी की आपने बात करी, इंडियन साइंस कांग्रेस जो होता था, जो कि जिसमें हर साल प्राइम मिनिस्टर खुद बैठते हैं, उसी इंडियन साइंस कांग्रेस में पिछली बारी ऐसा तमाशा हुआ कि हमने पूरा सारे जो अंधविश्वास हैं, जो भी आपके धार्मिक विश्वास हैं, उन्हीं को आपने साइंस बता दिया। इतना ज्यादा हुआ कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को रेजोल्यूशन पास करना पड़ा कि भैया आप साइंस कांग्रेस में साइंस के पेपर पढ़ रहे हो कि आप अंधविश्वास के पेपर पढ़ रहे हो। तो एक हवा तो फैली हुई है ऐसी। इसीलिए हमको ध्यान देना है कि अगर को हम नेहरू को याद करें, साइंटिफिक टेम्पर की याद करें, तो ये इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाना है तो साइंटिफिक टेम्पर से चलना है। दूसरी बात आती है राष्ट्रीयवाद की, कि ये जो सवाल है कि जो पूछा गया है यहाँ पे कि भाई इतने साइंटिस्ट हैं और हमारे ब्रेक थ्रूज क्यों नहीं हो रहे? भाई ब्रेक थ्रूज कहां पे होंगे जब आपके सारे बड़े साइंटिस्ट तो विदेश में जाके बैठे हुए हैं, जबकि आपकी सारी मिडिल क्लास की ड्रीम यह है कि अपने बच्चे को मैं कैसे बाहर भेज दूं। तो फिर तो ब्रेक थ्रूज होने वाले नहीं है। ब्रेक थ्रूज चाहे सोशल साइंस हो चाहे साइंस में हो, तभी होते हैं जब जो इंटेलेक्चुअल है वो किसी मूवमेंट के साथ जुड़ता है या किसी विश्वास के साथ, किसी आइडियलिज्म के साथ। इन नॉन आइडियलिस्टिक सोसाइटी कोई ब्रेक थ्रू किसी भी लेवल पे कहीं पे भी नहीं होता है, ना साइंस में भी नहीं होता है। ठीक है, देशचंद निगम साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी जिस तरफ इशारा किया आदित्य मुखर्जी साहब ने, साइंस कांग्रेस की बात कही, उसके प्रस्ताव आए, वो सार्वजनिक थे, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या हम इस सोच के साथ, इस नजरिए के साथ 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं दुनिया के साथ? देखिए, अगर 21वीं सदी में जाना है तो आपको ये डेवलपिंग वाली मानसिकता से निकलना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम डेवलप्ड हो सकते हैं। 60 साल में जो हमने डेवलपिंग वाली मानसिकता अपने मन में बना रखी है, वहां से निकलना पड़ेगा। जो साइंटिस्ट बाहर जा रहे हैं, क्यों गए? क्योंकि उनको यहाँ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिला, और जो इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन या साइंस में होना चाहिए था, नहीं हुआ, और साइंटिस्ट यहाँ पर बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो आपको यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, जिससे कि वो यहाँ रुके, और उनको उनके इनोवेशंस के लिए सही एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, जिससे कि जो करेक्ट इन्वेंशंस हैं वो आपके सामने आए, और लैब टू इंडस्ट्री का जो रिलेशन है वो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। वैक्यूम में रिसर्च इज नो रिसर्च, और प्योर साइंसेज में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, पुरुषोत्तम जी, बहुत संक्षेप में। संक्षेप में कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि एजुकेशन में पैसे से ज्यादा विवेक के निवेश की जरूरत है। अभय कुमार दुबे और प्रोफेसर मुखर्जी ने जो बातें कही, उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ जी। प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा एक ऐसी चीज है जिसके लिए जवाहरलाल जी की आलोचना की जानी चाहिए, वो सही आलोचना होगी, लेकिन उसके बाद की भी हर सरकार की आलोचना की जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा का ही कबाड़ा नहीं हुआ है इस देश में, नीचे से ऊपर तक शिक्षा तंत्र का ऐसा कबाड़ा हुआ है और सभी सरकारों ने मिलकर किया है कि अब उद्धार की कोई गुंजाइश खोज पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तीसरी बात यह कि बेहतर रिसर्च केवल पैसे से नहीं होती है, बेहतर रिसर्च बेहतर एनवायरनमेंट से होती है, बेहतर रिसर्च यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी देने से होती है। यहां देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज छोटे छोटे फैसलों के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स का मुंह तकती है। वहां कल्पना करते हैं कि रिसर्च होगी और इनोवेशंस होंगे। कुलदीप नैयर साहब, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में, जो कि सामाजिक सौहार्द से भी जुड़ा हुआ है और सामाजिक नवाचार से भी, यानी सोशल इनोवेशन और सोशल हार्मनी, और उसमें बार बार उन्होंने ये याद दिलाया है कि इस देश का ताना बाना अगर नहीं बचेगा तो फिर आप कुछ भी करें वो चल नहीं पाएगा। उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कही है। आप इस देश को जो आपके ख्वाबों का देश बनाना आप चाहते थे आजादी के वक्त में, उसको अब आगे बढ़ाने में क्या कुछ और किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत जरूरी है। जब मैं बात कर रहा हूं पुराने, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस वक्त यही था कि मैं आजादी के बाद एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे
इसमें कोई जाति धर्म वरम की बात नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से आज वातावरण ये हो गया है कि वोटों के लिए लोगों ने जाति और धर्म का लिया है, और ये देश के लिए बहुत हानि है, देश इससे खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, जो भी हैं इंटेलेक्चुअल हैं, राइटर्स हैं, सब हैं, वो कोशिश करें कि इसको फिर उसी मार्ग पे लाएं। अब उन्होंने अवार्ड वापस किए, ठीक है, वो उनका एक प्रोटेस्ट है, और लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्यों अवार्ड कर रहे हैं, ये क्या बात है। लेकिन गवर्नमेंट तो बिल्कुल उसी तरह के, उससे कोई बात नहीं बनी। मैं कहता हूं कि भाई वही जो आइडिया ऑफ इंडिया जो पुराना था, जिसके लिए गांधी जी, इंडिया, नेहरू, मौलाना आजाद सब थे, वही आना चाहिए। और वो तब आ सकता है कि जब हम प्राइमरी स्कूल से तालीम दें अच्छी, और हायर एजुकेशन दें, बाद में करें। तो वो जब तक, मैं समझता हूं किताबें बदलनी चाहिए, और कोई और जो टीचर्स हैं उनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को सही तालीम दे सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप नैयर साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभय कुमार दुबे साहब, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, देश रतन आजाद साहब और आदित्य मुखर्जी साहब। उपराष्ट्रपति ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देश को रास्ता दिखाया है कि इस रास्ते पर चलकर, यानी सामाजिक सद्भाव और सामाजिक नवाचार के जरिए से ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं, और देश में जो तनाव है उसको कम किया जा सकता है, अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है, और आने वाली नस्लों को एक अच्छी और बेहतर जिंदगी दी जा सकती है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।